नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पर लगाए सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम एक संदेश दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण नियंत्रित है। आज महज 7 पॉजिटिव केस आए हैं और कुल एक्टिव केस 79 हैं। ऐसे हालात में हमने सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने का फैसला किया है। सीएम ने जनता से सावधान रहने की अपील की है। सीएम ने कहा कि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो फिर से प्रतिबंध लगाने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया है। 17 लाख के आसपास महाअभियान के अंतर्गत कल डोजेज लगाए गए हैं। 50% जनसंख्या को लग चुका है। मतलब हमारे 50% भाई और बहन पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं और उनको सुरक्षा चक्र प्रदान कर दिया गया है। कल हमने फैसला किया कि कोविड-19 के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हम समाप्त करेंगे। प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, लेकिन एक प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर करता हूं, सावधान रहने की बहुत जरूरत है। अगर हम असावधान रहे तो फिर से प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं और आप अब कोई नहीं चाहते कि फिर से हमको भयानक संक्रमण के दिन देखने पड़े। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में मेट्रो का काम तेज हो गया है। सीएम शिवराज कल भोपाल में और 26 नवंबर को इंदौर में प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद एम्स से सुभाष नगर तक 6.22 किलोमीटर के मेट्रो प्रायोरिटी रूट पर स्टेशन निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु की कंपनी यूआरसी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 421 करोड़ रुपए में 8 स्टेशन बनाएगी। 2018 में एम्स से सुभाष नगर अंडर ब्रिज तक इस रूट पर सिविल वर्क शुरू हुआ था। हालांकि मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास 2019 में तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने किया था। एम्स से सुभाष नगर अंडर ब्रिज तक जो 8 स्टेशन बनना है, उनमें एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, डीबी सिटी, एमपी नगर जोन 1, आयकर भवन और सुभाष नगर अंडर ब्रिज शामिल हैं। 2 साल में ये स्टेशन बनाने का टारगेट रखा गया है। मेट्रो ट्रेन के स्टेशन 100 मीटर लंबे और कम से कम 14 मीटर चौड़े होंगे। साथ ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और डीबी सिटी जैसे चहल पहल वाले स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। इसके बाद से ही हबीबगंज थाने का नाम बदलने की भी आहट आने लगी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने थाने का नाम बदलने के लिए ज्ञापन दिया है और इस पर विचार करके जल्द फैसला लिया जाएगा। प्रस्ताव मेरे पास इस तरह का आया है, कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं। ये विचारणीय बिंदु है, हम इस पर विचार करेंगे। प्रस्ताव मेरे पास इस तरह का आया है, कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं। ये विचारणीय बिंदु है, हम इस पर विचार करेंगे। अमेरिका में भारत के कॉमेडियन वीरदास को राष्ट्र विरोधी कविता पढ़ना महंगा पड़ गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जब तक वीरदास खेद व्यक्त नहीं करेंगे तब तक प्रदेश में उनका कोई कार्यक्रम नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा कि देश को बदनाम करने वाले कॉमेडियन को प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि हाल ही में कॉमेडियन वीरदास ने अमेरिका के कैनेडी सेंटर में एक कविता पढ़ी थी, जिसे लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी वीरदास को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। विदूषक लोग इस तरह के हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
और कुछ इनके समर्थक हैं, जैसे इनका समर्थन कपिल सिब्बल जी और दूसरे कांग्रेस के लोगों ने किया है। यहां भी भारत की बात बदनाम होने की आए। एक राहुल गांधी हैं जो विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं। एक कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत की बात करते हैं। मैं इस तरह के जो लोग हैं, और ये जो मैं तो विदूषक ही कहूंगा इसको, इसके मध्य प्रदेश में कार्यक्रम ही ना होने दें हम, जब तक ये खेद व्यक्त नहीं करें। तो आपको सुनाया क्या कुछ कहना है एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। दरअसल मामला कॉमेडियन वीर दास के एक वायरल वीडियो से जुड़ा है, जो उन्होंने अमेरिका में एक परफॉर्मेंस के दौरान रिकॉर्ड किया था। भारत को लेकर इसमें कई तरह की टिप्पणियां उन्होंने की थी। कॉमेडियन हैं, तंज के जरिए निशाना साधते हैं, लेकिन देश के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जो लोगों को आहत कर गईं। इसके बाद से ही कॉमेडियन वीरदास और उनके वीडियो का लगातार भारत में विरोध हो रहा है। और अब गृह मंत्री का कहना है कि जब तक वो खेद व्यक्त नहीं करते हैं, तब तक फिलहाल एमपी में उनका कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर उठे विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अब एक बयान दिया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि पब्लिसिटी के लिए कंगना इस तरह के बयान देती हैं। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि कंगना रनौत कलाकार होने के साथ साथ इतिहासकार भी हैं, मुझे पता नहीं था। कंगना को बयान देने से पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। कंगना को महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। कलाकार के साथ साथ इतिहासकार भी हैं, मुझे पता नहीं था, पर इतिहास को उन्हें फिर पढ़ लेना चाहिए। वो पब्लिसिटी लेने के लिए बयान देती रहती हैं, स्वाभाविक है, और मैं समझता हूँ उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल चुकी है, अब उनको आवश्यकता नहीं है। अपने आप में कलाकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए तैयार है। इंदौर शहर पिछले 4 बार से सर्वे में अव्वल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इंदौर 5वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा हासिल करेगा। स्वच्छता रैंकिंग में औपचारिक घोषणा 20 नवंबर को दिल्ली में होगी, जिसके लिए राज्य सरकार और इंदौर के प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसका रिजल्ट है, उसका आमंत्रण नगर निगम इंदौर की भी टीम को मिला है। 20 तारीख को दिल्ली में ये अवार्ड फंक्शन होना है। उसके संबंध में जो निर्देश हम लोगों को भोपाल से प्राप्त हुए हैं, स्टेट ने डिसाइड किया है, तो उसके साथ में टीम इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। निगम की सफाई की टीम अंदर जाने से कभी नहीं डरी। वहाँ जब भी ज़रूरत हुई, चाहे क्वारंटीन सेंटर्स हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे पॉजिटिव लोगों के घरों को अंदर से सैनिटाइज करने का काम हो, या जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनके सैनिटाइजेशन का काम हो, वहाँ सफाई का रेगुलर काम हो, वहाँ से कचरा जिनके घर में लोग संक्रमित हैं उनके घरों से भी हम लोगों ने डेली लिया है। 19 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के खजुराहो दौरे को लेकर एसपीजी एक्शन में आ गई है। एसपीजी ने पीएम के दौरे से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खजुराहो एयरपोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और एसपीजी के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर जांच पड़ताल भी की। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी लिफ्ट, साफ सफाई और सुरक्षा के मानकों का जायजा लिया। के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया सियासी पारी खेलने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ग्वालियर में उन्होंने अपने जन्मदिन के बहाने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि राजनीति में एंट्री की बात को महाआर्यमन ने खारिज किया, लेकिन उनके समर्थक अभी से युवराज का इंतजार करने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बर्थडे से महाआर्यमन ने दिए संकेत, सार्वजनिक जीवन में करेंगे प्रवेश। 26 साल में राजनीति की राह, ग्रैंड है ये आगाज। बुधवार को महाआर्यमन सिंधिया 26 साल के हो गए और इस मौके पर 26 किलो का स्पेशल केक झांसी से मंगाकर काटा गया,
ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन का ये जन्मदिन इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पहली बार सार्वजनिक रूप से उन्होंने ऐसा जश्न मनाया है। ये ग्रैंड सेलिब्रेशन महल से लेकर सड़क तक दिखाई दिया। महाआर्यमन के इस जन्मदिन पर उनकी सियासत में आने की चर्चा भी गर्म है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि इस सार्वजनिक आयोजन के बाद उनकी राजनीति में एंट्री पक्की है। खुद महाआर्यमन इसको लेकर पक्के हैं या नहीं, ये आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे सबसे मिलकर, और पूरी जनता ने इतनी अच्छी तरह सजाया है शहर। मुझे सबसे मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। इसी तरह मैं जन्मदिन मनाना चाहता हूँ लोगों के बीच। अच्छा, क्या ये पॉलिटिकल एंट्री है आपकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भले महाआर्यमन मना कर रहे हों, लेकिन सिंधिया परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सियासी पारी खेलता रहा है। नई पीढ़ी इससे भला कैसे दूर रह सकती है? चर्चा तेज है कि सिंधिया के नजदीकी महाआर्यमन सिंधिया के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर राजनेता के परिवार में से उनके बच्चे कॉम्पिटेंट हैं, होशियार हैं और संस्कारवान हैं और मेहनती हैं, तो वो राजनीति में अगर आते हैं तो कोई इसमें बुराई और गलत नहीं है, बल्कि आना चाहिए। बीजेपी के पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। क्या लगता है कि अब वो सियासी पारी खेलेंगे जल्दी? बिल्कुल खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। और आज आतिशबाजी भी रखी है, मिष्ठान वितरण भी रखा है, सब कुछ रखा है। तो मतलब ये कहें कि अब वो बीजेपी के भी पोस्टर बॉय हो गए? नहीं, पोस्टर बॉय तो नहीं कह सकते, बट धारणा तो है। एक तरफ जहां महाआर्यमन की पॉलिटिकल एंट्री के कयास गरम है, तो दूसरी तरफ महाआर्यमन के बहाने सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस इसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का हिस्सा मानती है। इससे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने भी बड़े स्तर पर मनाया, और बराबर सिंधिया जी और तोमर साहब के बीच जो प्रतिद्वंदता है वो होर्डिंग, पोस्टर, बैनर से अब मुझे लगता है उनके बच्चों के जन्मदिवस पर आ गई है। और उसी मुझे लगता है प्रतिद्वंदता का एक हिस्सा था। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सिंधिया जी के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने इस प्रकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम किया। कहा गया था कि भाजपा के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ ये जन्मदिवस मनाया जाएगा। भाजपा का तथा कथित हो सकते हैं, किंतु भाजपा के कोई कहीं किसी प्रकार के नेता वहां दिखे नहीं गए। कुल मिलाकर सिंधिया के बेटे के जन्मदिन ने ग्वालियर में सियासी हलचल मचा दी है। जिस तरह से महाआर्यमन सिंधिया ने अपने जन्मदिन पर अपनी ताकत दिखाई है, उससे सियासी गलियारों में बहस गर्म है। क्या महाआर्यमन सिंधिया आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना हाथ आजमाने वाले हैं, या फिर कहानी कुछ और है, डेस्टिनी कुछ और है? प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब बात कांग्रेस की। गुरुवार को कमलनाथ के 75वें बर्थडे को भी कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। पहली बार भोपाल में उनका जन्मदिन मना, पूरी कांग्रेस यहां जुटी दिखी। मैसेज भी दिया गया कि कमलनाथ ही 2023 का चेहरा रहेंगे। इन सब के बीच सवाल ये भी खड़ा हुआ कि पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद क्या कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन भोपाल में तो हुआ ही, 24 नवंबर को कांग्रेस ने जनजातीय वर्ग के नेताओं की एक बैठक भी बुलाई है। 18 नवंबर को कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन, 24 नवंबर को जनजाति वर्ग को लेकर बैठक। बीजेपी के मेगा शो के बाद प्रेशर, कांग्रेस पूरी कर सकती है कसर। गुरुवार को भोपाल में कांग्रेस अलग ही रंग में नजर आई। कांग्रेस जोश हाई करने में लगी रही। मौका भी कुछ ऐसा ही था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का 75वां जन्मदिन मनाया गया, जिसे शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पहली बार यह मौका था जब भोपाल में कमलनाथ का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें करीब 4000 लोगों के लिए भोज रखा गया। मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायक इसमें शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित कई अन्य दिग्गज मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडलम और सेक्टर प्रभारी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के मायने तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का बयान भी बहुत कुछ कहता है। कमलनाथ का चेहरा ऐसा है मध्य प्रदेश में
कि मध्य प्रदेश की आम जनता का विश्वास आदरणीय कमलनाथ जी पे है और उनके ही नेतृत्व में मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा और 100% सफलताएं कांग्रेस अर्जित करेगी। अटकलें तो कई हैं, चूँकि हाईकमान में, कांग्रेस के हाईकमान दिल्ली में भी आदरणीय कमलनाथ जी का दखल है, पेट है। वैसे दिल्ली को लेकर बंसल न्यूज के कार्यक्रम खास मुलाकात में भी कमलनाथ पहले ही अपनी बात साफ कर चुके हैं। मुझे दुख इस बात का है कि 15 महीने जो हमारी सरकार रही, जो मेरा दृष्टिकोण था, मेरा नज़रिया था, मेरा विजन था, जिस पटरी पर हम चल रहे थे, जिस पटरी में फिर से मैंने मध्य प्रदेश को रखा था, वो अधूरा रह गया। जी जी, ये पीड़ा आपको अधिक है इसकी कि आप जैसा सोचते थे वो आप कर, इसीलिए मैंने जी, इसीलिए जब ये बात आई कि मैं केंद्र में चला जाऊं, केंद्र की राजनीति में मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, कि वो अधूरा जो मेरा स्वप्न था उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। खैर, बात कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की हो रही है, जिसमें कमलनाथ के जन्मदिन का कार्यक्रम खास तो था ही, 24 नवंबर को जनजातीय वर्ग के पदाधिकारियों की बैठक भी अहम रहने वाली है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि अभी अभी मध्य प्रदेश में पीएम मोदी जनजातीय गौरव का गान करके गए हैं। क्या आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस भी कर सकती है? जो भी हो, बीजेपी क्या सोचती है वो भी सुन लीजिए। 70 सालों से फोकस किस पर था? ट्राइबल्स की रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई के मुद्दे पर 70 सालों में सरकारों में विपक्ष में रहकर क्या किया? जवाब देगी। 38 से 40 बजट मध्य प्रदेश के, 60 से ज़्यादा बजट केंद्र के पारित करने का काम केवल और केवल कांग्रेस की सरकारों ने या कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों ने पारित किए, पर उनका भला क्यों नहीं हो पाया? केवल अलगाव के मुद्दे पर जनजातियों को भड़काने का काम। 2023 विधानसभा चुनाव में 2 साल बाकी हैं। हालांकि उससे पहले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव होने हैं। तो क्या एक वजह यह भी है कि कमलनाथ प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को भरोसा दे रहे हैं? क्या वो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि वो ही 2023 के विधानसभा चुनाव के सेनापति रहेंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि 2023 तक कांग्रेस को वो कितना मजबूत कर पाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे ने एक बार फिर से सियासी फिजाओं को गर्म कर दिया है। जहां बीजेपी मोहन भागवत के दौरे से उत्साहित है, वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों से लगातार धर्म से जुड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा इस मुद्दे को और हवा देने वाला है। इसकी 3 वजह भी है। पहली, 19 नवंबर को मोहन भागवत का मुंगेली के मदकुद्वीप में आयोजन। दूसरा, आरएसएस के 1000 स्वयंसेवकों का बैंड घोष का कार्यक्रम। और तीसरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आरएसएस पदाधिकारियों के साथ मोहन भागवत का संवाद। अब आरएसएस के इस आयोजन को कांग्रेस राजनीतिक नजरिए से देख रही है। कांग्रेस का आरोप है, आरएसएस राजनीतिक दल की तरह बीजेपी की मदद करने पूरा जोर लगा रही है। आरएसएस तो राजनीतिक दल की तरह से अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। जब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही नीचे से, तो वो एक्टिव हुए हैं। इधर इस तरीके के आयोजन को बीजेपी गैर राजनीतिक बता रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए बिना सिर पैर के आरोप लगा रही है। पहले तो पूनिया जी आरएसएस के बारे में समझ लें। आरएसएस के सरसंचालक जी का राष्ट्रीय स्तर पे दौरे तय होते हैं, साल में एक बार हर प्रांत में जाते हैं। उनका शेड्यूल बनता है साल भर का, और उसी परिप्रेक्ष्य में उनका मलकुद्वीप में कार्यक्रम है, संघ के स्वयंसेवकों का एक कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होने आ रहे हैं। उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है।
अब कांग्रेस को अपने धरातल खिसकते हुए नजर आ रही है। जनता का ध्यान बांटने के लिए उलझुल आरोप लगाती रहती है। कुल मिलाकर कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में हलचल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दिन कांग्रेस पंचायत सम्मेलन कर रही है, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत और गर्मा सकती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन को न जाने क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। रतलाम में नमकीन खरीदी पर पहले से ही रोक थी, लेकिन पंधाना में अब आबकारी विभाग ने शराब खरीदी पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में महफिल सजाने से पहले वैक्सीन के दोनों डोज लेना जरूरी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। गधे से संदेश, नो वैक्सीन नो नमकीन का नारा, सैलरी भी रोकी। और अब चिंता उनकी जिनका देश की जीडीपी में करीब 2% का योगदान है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो ये समझ लीजिए, ये और कोई नहीं बल्कि शराब पीने वाले हैं, जिनकी चिंता आबकारी विभाग को भी है। शायद यही वजह है कि अब शराब पीने वालों को पहले वैक्सीन के दोनों डोज लेने होंगे, ताकि उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे और देश की जीडीपी में उनका योगदान ऐसा ही बना रहे। ये है कि जिसके दोनों डोज लग गए हैं उनको ही मदरा बिक्री का बोला गया है कि जिसके दोनों डोज लगे हैं उनको मदरा की हम बिक्री करेंगे। जिसने डोज नहीं लगाए उसको हम मदरा की बिक्री नहीं करेंगे। देसी विदेशी दोनों में इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोग सेकंड डोज लगवाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित हों और सेकंड डोज लगाएं। कहते हैं शराब हर मर्ज की दवा होती है। दिल टूटा हो, मोहब्बत रूठी हो या कोई भी गम, हर एक का इलाज बड़े ही सलीके से करती है ये शराब। भले ही ये आपको शराब का गुणगान लगे, लेकिन शराब पीने वालों के लिए ये किसी दवा से कम नहीं है। इतना ही नहीं, कई जाम झलकाने वाले भी ये दावा करते हैं कि वो कोरोना से सुरक्षित हैं। भले ही वो लाख ये समझाएं कि उनके पास हर मर्ज की दवा है, लेकिन आबकारी विभाग देश की जीडीपी में अहम योगदान देने वालों का ध्यान ना रखें, भला ये कैसे हो सकता है। ओपी श्रीवास, बंसल न्यूज, पंधाना।